नमस्कार। तो देखिए एचएएस 2024 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। एचएएस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और अब जो है हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, जहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। ये क्वेश्चन पेपर कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम आपका एलाइड भी है, तो इसलिए हम इस पेपर को अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इज। तो बोलते हैं कि प्रछन्न बेरोजगार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी है हिमाचल में। तो ये है कितनी है, तो ये है 0। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। आगे बोलते हैं व्हाट परसेंटेज एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर द टोटल जीएसपीए यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल में जो है वो कृषि और उससे संबंधित जो उद्योग हैं उसमें कुल सकल मूल्य वर्धित का कितना प्रतिशत आता है। तो यह आता है 13.70%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड इंडस्ट्री से जो है वो 13.70% जो है वो आता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि कितना एम्प्लॉयमेंट जो है वो आता है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो 58.71% जो है वो आता है। कितना 58.71% जो है वो एम्प्लॉयमेंट आता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। तो ये फॉरेन टूरिस्ट अराइवल की जो है वो बात की गई है कि हिमाचल में कितने फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए, और ये पूछा गया है किसके अकॉर्डिंग, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, या फिर अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं। तो हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करेंगे। वैसे तो अगर हम बात करें जो हमारे पास दिसंबर 2023 तक का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट आए वो आए कितने, 160.05 लाख। ये आपने ध्यान रखना है, 160.05 लाख जो है वो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हिमाचल में आए। इसमें से कुछ टूरिस्ट ऐसे थे जो इंडियन थे, कुछ ऐसे थे जो फॉरेनर थे। तो जो इंडियन टूरिस्ट थे वो कितने थे, वो थे 159.42 लाख, ये थे इंडियन। और जो फॉरेन के टूरिस्ट आए दिसंबर 2023 तक, वो कितने आए, 0.63 लाख जो है ये आए। दिसंबर 2023 तक कितने आए, 0.63 लाख, आपने ध्यान रखना है। अब इससे पिछले जो ईयर थे उनमें कितने कितने आए फॉरेन टूरिस्ट की हम स्पेसिफिक रूप से बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि 2022 में कितने आए थे, तो 2022 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, और 2022 में ये आए थे 0.29 लाख। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना। उससे पहले 2021 में कितने आए थे, तो ये आए थे 0.05 लाख, ये आपने ध्यान रखना है। और उससे पहले कितने आए थे, तो वो आए थे 0.43 लाख, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है जी। तो उनको घटते क्रम में जो है वो अरेंज करना है। सबसे पहले तो हाईएस्ट वन होगा, हाईएस्ट वन है चौथा, उसके बाद जो है वो चौथे के बाद जो है वो पहला आ जाएगा, पहले के बाद तीसरा आ जाएगा, और तीसरे के बाद दूसरा आएगा। चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, इस तरह से जो है ये आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, फॉर द ईयर 2022-23 मैच द इंडस्ट्री सब सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश विद द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दैट। तो बोलते हैं कि इंडस्ट्री सब सेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर कंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर जो है एम्प्लॉयड है वो आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने मिशन एलाइड में डिटेल से पढ़ रखा है, परंतु फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो ये डाटा नहीं भूलने वाला आपको। अगर हम बात करते हैं कि माइनिंग और क्वायरिंग में कितने आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितने आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर में कितने आते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेंगे ना वो कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेंगे एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में है, तो सबसे ज़्यादा है 50% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। डी के साथ आप तीसरा मैच कर देंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर में आते हैं वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग जो है वो 41% जो है वो एम्प्लॉयमेंट आती है, तो बी का जो है वो दूसरा ही हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि इससे कम जो किसी में आते हैं वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं आपके किसमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ में। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़ में 7% आते हैं, तो सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा। बचता है ए आपके पास, ए मतलब माइनिंग एंड क्वेरिंग्स, तो इसमें 2 जो हैं वो आते हैं 2%, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका कवर हुआ ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी का आ जाएगा तीसरा आपका। तो डी का तीसरा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, पहले का जो है वो पहला ही हो, ए पहले का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा, डी का जो है वो तीसरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का तो ए था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर बैंक दिए गए हैं, तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है और ये 2023-24 के अकॉर्डिंग जो है वो पूछा गया। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पूछा गया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक के बारे में जो है पूछा गया है। हम हर एक बैंक के बारे में जो है वो अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास दिया गया है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो हिमाचल में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा ही होंगे, तो वो है 1170 ऑप्शन यहाँ पर तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने आते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो टोटल नंबर ऑफ 267 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो बी का जो है वो पहला हो जाएगा। ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं, तो 274 ग्रामीण बैंक की ब्रांचेज 2023-24 का ये डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है। और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की अगर हम बात करते हैं कि कितनी है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक में आपने ध्यान रखना है एक ही ऑप्शन बचाता है 568 ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ये जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं गिर नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो गिर नेशनल पार्क की स्थापना 1975 में जो था वो की गई थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1975 में जो था ये गिर नेशनल पार्क जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था, या फिर यूँ कह लीजिए कि इसको 1975 में नेशनल पार्क जो था वो बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखें कि वैसे तो जो गिर एक सेंचुरी की तरह में बनाया गया वो 1965 में ही जो था वो बन गया था, परंतु नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1975 में जो था वो दिया गया था। ये गिर है कहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है। ये गुजरात में जो है वो गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में जो है वो पड़ता है। आगे बोलते हैं इन जापान अ साइक्लोन इज कॉल्ड। तो जापान में साइक्लोन को जो है वो क्या कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जापान में साइक्लोन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो जापान में साइक्लोन को जो है वो टाइफून कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सातवें का बी सही आंसर है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखिए क्या बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन इज लोकेटेड इन अगरतला की डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन जो है वो अगरतला में स्थित है। और दूसरे में बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन जबलपुर की, ये जो है वो जबलपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास सही है, बिल्कुल सही बात है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जी अगरतला में तो स्थित नहीं है, ये देहरादून में जो है वो स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, देहरादून में जो है ये स्थित है। तो इस हिसाब से जो है वो आपको कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगी। 8वें का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपके पास आ जाएगा। 8th का ऑप्शन डी सही आंसर है। 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं टीक इज डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ वास्ट सैलिन रीजन ऑफ इंडिया की टीक जो है ना जिसको सागौन कहते हैं, वो भारत के विशाल खारे क्षेत्रों की प्रमुख एक प्रजाति है, ये कहा गया है। और दूसरी स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है। दूसरी स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया, बोलते हैं बबूल वेजिटेशन परटेन्स टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की। बबूल वेजिटेशन जो है, बबूल वनस्पति है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से संबंधित है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये सही है। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे पहले हम, ठीक है जी। डायरेक्शन इस तरह से बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट और यहाँ पर साउथ और नॉर्थ। तो आपको जब मैप आप जब भी बनाते हैं ना, भारत का मैप जब भी आप जो रफ जैसा यहाँ से बनाऊँ मैं, तो यहाँ से आपको काउंट करनी है और यहाँ तक जो है वो आपको ये इनको अरेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। पहले हम जानते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले दिया गया है, तो ये जी आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है कांगर घाटी नेशनल पार्क, तो कांगर घाटी नेशनल पार्क जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में जो है वो आता है। ये छत्तीसगढ़ में जो है वो नेशनल पार्क आता है। छत्तीसगढ़ के भी बस्तर रीजन में जो है ये आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें रोहला वाटरफॉल की, ये जो रोहला वाटरफॉल है ये कहाँ पर जो है वो आता है, रोहला नेशनल पार्क यहाँ पर आता है। तो रोहला नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, तो ये ना कुल्लू में आता है। कहाँ पर, कुल्लू में जो है रोहला नेशनल पार्क जो है वो आता है। वैसे आपको पता होना चाहिए हिमाचल के नेशनल पार्क के बारे में। रोहला कोई नेशनल पार्क नहीं है, परंतु ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल में जो है वो ज़रूर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाल्वाडोर नेशनल पार्क यहाँ पर दिया गया है,
तो ये जो है वो गुजरात में जो है वो आता है। अगर आप थोड़ी सी भी मैप की समझ जो है वो रखते हैं तो किस तरह से आप अरेंज करेंगे। सबसे पहले तो अरेंज किया जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला, तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ सबसे पहले जो है वो आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद हम कौन सा अरेंज करेंगे, ऑब्वियसली उत्तराखंड को ही अरेंज करेंगे। तो उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फिर उत्तराखंड के बाद ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम किसी को अरेंज करेंगे तो वो हम हिमाचल का रोहला जो है वो अरेंज कर लेंगे तीसरे नंबर वाला। और उसके बाद हम गुजरात को अरेंज करेंगे। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा ईस्ट टू वेस्ट जो है ये आ जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बस पता होना चाहिए था कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। आगे भी देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। अब नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ इस तरह से आपको जो है वो अरेंज करना है आपको, ये आपने ध्यान रखना। पता करेंगे पहले कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज से। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ना ये कर्नाटक में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है, ये कर्नाटक में जो है वो स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। इसका न्यू दिल्ली आपने ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये हरियाणा में जो है वो स्थित है, हरियाणा में स्थित है। अब आपको किस तरह से अरेंज करने हैं, अब आपको नॉर्थ से स्टार्ट करना है और साउथ तक जो है वो ले जाना है। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका हरियाणा बेस्ड इंस्टीट्यूट जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद आपका न्यू दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट आ जाएगा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश बेस्ड न्यू इंस्टीट्यूट आ जाएगा। उसके बाद कर्नाटक बेस्ड इंस्टीट्यूट आ जाएगा। तो ये अरेंज अच्छे से किए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु आपको अच्छे से पता चल गया कि ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है जी, तो नॉर्थ टू साउथ आपने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है। अब कुछ एक स्टेटमेंट आपको जो है वो अरेंज करनी है। यहाँ पर बोलते हैं ट्रावनकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट परटेन्स टू राजस्थान, की जो ट्रावनकोर कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये राजस्थान से संबंधित है। आगे बोलते हैं कोनकान एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज इन महाराष्ट्र एंड गोवा, की ये महाराष्ट्र और गोवा में है। तीसरे में बोलते हैं नेशनल हर्बेरियन एंड कल्टिवेटेड प्लांट इज एट न्यू दिल्ली, की ये नेशनल जो नेशनल हर्बेरियन मतलब खेती वाले पौधों का राष्ट्रीय जो पादपाल्य है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे बोलते हैं त्रिवेणी एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट परटेन्स एट असम, की जो त्रिवेणी कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये असम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ये जो कोंकण कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट है ना ये महाराष्ट्र और गोवा में ही स्थित है, बिल्कुल सही बात है। नेशनल हर्बेरियन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं मंकी वैली लाइज इन चंबा, हिमाचल जीके का क्वेश्चन है कि मंकी वैली जो है ना वो चंबा में पड़ती है। और उससे अगले स्टेटमेंट बोलते हैं क्यारदादुन वैली की कांगड़ा में पड़ती है। उससे आगे बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयन आर रेफर्ड एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल में जो वृहद हिमालय है उसको अल्पाइन जोन के तौर में जाना जाता है। आगे चौथे में बोलते हैं कि चूड़धार परटेन्स टू झांसकर इन हिमाचल प्रदेश, की चूड़धार हिमाचल प्रदेश के झांसकर श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं कि मंकी वैली चंबा में पड़ती है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सही बात है कि मंकी वैली जो है वो चंबा में ही जो है वो पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की, तो ग्रेटर हिमालय आर रेफर्ड एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, की हिमालय में बृहद हिमालय को अल्पाइन जोन के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी सही है। क्यारदादुन घाटी की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है, कांगड़ा के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चूड़धार की बात करते हैं जो झांसकर रेंज के साथ इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो दूसरी और चौथी स्टेटमेंट आपके पास गलत है और पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ एक रामसर साइट्स दी गई हैं, नेम ऑफ प्लेस दिया गया है, ये आपने मैच करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रुद्र सागर लेक, यहाँ पर हरिकर लेक दिया गया है, यहाँ पर दीपोर बेल लेक दिया गया है और वेमधन वेटलैंड दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो रुद्र सागर लेक है ना ये कहाँ पर स्थित है, ये त्रिपुरा में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है।
ये त्रिपुरा में स्थित है। हरिके लेक की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तो पंजाब में स्थित है, ये ध्यान रखना। दीपोर बेल लेक की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो दीपोर बेल लेक जो है ये असम में स्थित है, ये असम में स्थित है। और वेमधन वेटलैंड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, हमारे पास एक ही कोई ऑप्शन बच जाता है, वो बचता है केरला, तो ये केरल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। तीसरा पहला चौथा, यानी तीसरा पहला दूसरा चौथा, ये सही आंसर होना चाहिए और यही सही आंसर है भी। पता चल गया यहाँ पर रामसर साइट्स के बारे में। आगे तो वाटरफॉल दिए गए हैं, हिमाचल के ही हैं। राहला वाटरफॉल हम जान ही रहे थे कहाँ पर है, ये मनाली में स्थित है, मनाली यानी कि कुल्लू में जो है ये स्थित है। ठीक है जी। भागसू की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, ये धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। बद्री और चैडविक फॉल हमारे पास बच गया। चैडविक फॉल की अगर हम बात करते हैं तो चैडविक फॉल जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये जो है वो शिमला में पड़ जाता है, ये शिमला में पड़ता है। और बद्री को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है यहाँ पर, सोलन में जो है ये बद्री वाटरफॉल जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाना था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था हमारे पास दिया गया। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एचएएस का रिजल्ट आ गया, आप जिसका हुआ उसके लिए आगे की प्रोसेस का सोचना चाहिए, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मौका है। उसके लिए क्या मौका है, उसके लिए ये मौका है कि वो एलाइड सर्विसेज की तैयारी अच्छे से कर सकता है और एलाइड सर्विसेज की इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो पा सकता है। जैसे कि एचएएस का रिजल्ट है वैसे एलाइड का भी आएगा और उसमें डेफिनेटली नाम देखने को मिलेगा अगर अच्छे से मेहनत करेंगे। तो एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की जा सकती है। टेस्ट सीरीज के लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और डेफिनेटली एग्जाम में भी हेल्प आपकी होगी। बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू रेनफॉल अमाउंट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अगर देखो हिमाचल में ना क्लाइमेटिक जोन्स और रेनफॉल का पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसको अरेंज करना है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे कम रेनफॉल हिमाचल में कौन से जोन में होती है, जो वेट टेम्परेट जोन है ना वहाँ पर सबसे कम रेनफॉल जो है वो होती है। तो सब लोएस्ट रेनफॉल सबसे पहले हमको देखनी, तो लोएस्ट रेनफॉल सबसे कम होती है कहाँ पर, फ्रिजिड एरिडिक जोन में, यहाँ पर लोएस्ट 1 जो है वो होती है। और लोएस्ट 2 कहाँ, मतलब इसके बाद जो थोड़ी सी ज़्यादा रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है, वो आपने ध्यान रखना है कि वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में जो है वो होती है, ये आपने ध्यान रखना है। और इससे ज़्यादा थोड़ी सी की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर होती है इन जोन्स में से, तो इससे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो होती है। और उसके बाद जो है वो रेनफॉल सबसे हाईएस्ट 1 जो होती है इनमें से, वो वेट टेम्परेट जोन में जो है वो होती है। तो 16 का ऑप्शन बी मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा, पहला चौथा तीसरा दूसरा, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषण से संबंधित जो है वो नहीं है। तो पोषण से संबंधित इनमें से स्कोरिंग जो है वो नहीं है, जिसको अभी मार्जिन बोला गया, वो इनमें से जो है वो न्यूट्रिशन से संबंधित नहीं है। 17 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 18 की अगर हम बात करें तो बोलते हैं द प्रोसेस बाय विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। देखो सूर्य से हम तक जो उष्मा आती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है। ये भी आसान क्वेश्चन है, उसको रेडिएशन जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 19 की बात करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। बोलते हैं अपर जॉ जो होती है वो इमूवेबल जो है वो होती है, इमूवेबल जॉइंट जो है ये होता है। और दूसरी में क्या बोलते हैं, दूसरी में बोलते हैं द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, की कार्टिलेजेस जो है वो हार्डर होती हैं बोन से। पहली और दूसरी स्टेटमेंट अगर आप दोनों को ही देखेंगे तो ना क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये जो अपर जॉ होता है ना, ये इमूवेबल जॉइंट होता है, ये जो है वो अचल संधि जो है वो होती है। अगर हम कार्टिलेजेस की बात करते हैं तो ये हार्डर होती है बोन्स की, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये आपने ध्यान रखना। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बोलते हैं 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, की रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज जो है वो आती है। दूसरे में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, की जो लोहा होता है ना, लोहे के ऊपर जो जिंक की लेयर बनाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी लेवल के बेसिक क्वेश्चन है। रस्टिंग प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात। और डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 20 का 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग गैसेज अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ साउंड इन देम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट।
एनसीईआरटी में वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं परंतु याद रखना मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सबसे पहले जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन ही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ साउंड इन देम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है ये दिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड ओवरी, की फ्लावर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में बोलते हैं लीफ यूजुअली हैज़ अ लेमिना, की जो पत्ती होती है उसमें सामान्यतः जो है वो फलक होता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये सही है। और रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, की रूट्स जो होती हैं ना, तने जो जड़ें जो होती हैं, जड़ें जो है वो मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ जो है वो अवशोषण करती हैं। इनका बिल्कुल सही बात है। और कहाँ से करेंगी? दूसरा और तीसरा जो है वो दोनों सही है। आगे बोलते हैं पीटल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ फ्लावर्स, की जो पंखुड़ियाँ हैं वो पुष्प का भाग नहीं होती। तो ये गलत दिया गया है यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास पूछा गया है तो 22 का ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा जो है वो सही आंसर फिर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी सॉल्व हो गया आपका। और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, की इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है। आगे बोलते हैं सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन अकर इन मेल्स, की सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है वो मेल्स में होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में काउज डॉर्फिज्म, तो बोलते हैं कि आयोडीन की कमी से डॉर्फिज्म भी हो सकता है। और आगे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, की थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट करती है। 23 का सही आंसर अगर आप देखेंगे तो 23 का जो है वो पहला भी सही दिया गया है आपके पास। पहले के अलावा जो है यहाँ पर तीसरा भी सही दिया गया है, चौथा भी सही दिया गया है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा सही नहीं है। तो पहला और तीसरा भी सही है और पहला और चौथा भी सही है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास ए और सी दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही माने जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं यहाँ पर एसिड कहाँ पर पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? आपको पता है लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। दूध से जुड़ी हुई चीज़ों में लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ना, वो ऑक्जेलिक जो स्पेनक होता है ना उसमें ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। तो पहले दूसरा का दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। पालक में हमें ये एसिड देखने को मिलता है। टारटरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमें ग्रेप्स में देखने को मिल जाएगा। ये चौथे के साथ मैच हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड तो आंट स्टिंग में जो है वो होता है, तो ये तीसरे के साथ मिल जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ये ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर। 24 का जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 25 देखिए। 25 में बोलते हैं साइंटिस्ट और उनके द्वारा कुछ जो कंट्रीज थी वहाँ से जो संबंध रखते थे वो आपने बताना है। तो गैलीलियो दिया गया है। गैलीलियो कौन सी कंट्री से संबंध रखता था? अगर हम गैलीलियो की बात करते हैं तो ये कहाँ से संबंध रखता था? तो ये इटली से संबंध रखता था, ये ध्यान रखना है। हर्ट्ज यहाँ पर दिया गया है। फ्रिक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। अब देखो हर्ट्ज यहाँ पर दिया गया है, तो हर्ट्ज जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखता था? ये आपने ध्यान रखना है कि ये संबंध रखता था जर्मनी से। ठीक है जी। रॉबिन वॉरेन दिया गया है यहाँ पर। रॉबिन वॉरेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता था। और एडवर्ड जेनर यहाँ पर दिया गया है, तो एडवर्ड जेनर इंग्लैंड से संबंध रखता था। तो किस तरह से हो जाएगा? पहला तो जुड़ जाएगा तीसरे के साथ, बी जो है वो जुड़ जाएगा पहले के साथ, और सी जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? ये चौथे के साथ जुड़ जाएगा। और उस तरह से हमारे पास डी बच गया वो दूसरे का। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा जो है ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 25 का। ये जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो मैच किया गया है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको सही तरीके से मैच किया गया। हमने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए, मतलब 1/4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। कल हम 50% जो है वो कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। कोई मतलब फॉर्मेलिटी चेक नहीं हो रहा है काम, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। PDF चाहिए होगी, वैसे तो आपने पेपर दिया होगा तो हम PDF भी अपलोड कर देंगे, बता देना अगर PDF चाहिए होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।